डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, आप लोग को सीधे दिमाग में ही फिट हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं और ये मात्र इतना ही देर के वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ना, क्या कहता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस जगह लैंगिक जनन आखिर होता क्या है, पुष्पी सबसे पहले पुष्प के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पुष्प है तो इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। देखिए पुष्प की संरचना देखेंगे। जो आवृतबीजी पौधा का एक विशिष्ट लक्षण होता है जिसमें पुष्प होता है, ओकरे कहते हैं आवृतबीजी पौधा। जिसमें क्या होता है, पुष्प उत्पन्न होता है ना, पुष्प उत्पन्न होता है, ओकरा क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधा होता है। यानी पुष्प की ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, जिसमें आवृतबीजी पौधा का एक विशिष्ट लक्षण होता है जिसमें क्या होता है, पुष्प उत्पन्न होता है, जिसमें पुष्प क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र पाया जाता है ना। एक पुष्प में 4 चक्र पाया जाता है। सबसे पहला चक्र क्या है, पहला चक्र है बाह्य दल पुंज ना। पहला चक्र क्या है, बाह्य दल पुंज। उसके बाद दूसरा दल पुंज, उसके बाद तीसरा पुमंग और चौथा चयांग। तो सबसे पहले देखिए ये जो बाह्य दल पुंज है इसका कार्य क्या होता है, और दल पुंज इसका ये चक्र है पाया जाता है एक पुष्प में, ये सब पाया जाता है। पुमंग का क्या कार्य है, जयांग का क्या कार्य है, ये सभी को आगे चल के अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाह्य दल पुंज ना। अब बाह्य दल के पुंज के बारे में अब देखेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए बाह्य दल पुंज में आखिर होता क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए बाह्य दल पुंज के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बाह्य दल पुंज ना तथा दल पुंज सहायक चक्रण कहलाता है। जो पुष्प का ये क्या कहलाता है, सहायक चक्रण कहलाता है। बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज ये क्या कहलाता है, पुष्प का सहायक चक्रण कहलाता है। उसके बाद पुमंग, यहाँ पर देख सकते हैं पुमंग एवं जयांग, पुमंग एवं जयांग ये आवश्यक चक्रण कहलाता है। पुमंग एवं जयांग क्या कहलाता है, पुष्प का आवश्यक चक्रण कहलाता है। उसके बाद देखिए और पुमंग एवं जयांग प्रत्यक्ष रूप से ये आवश्यक चक्रण क्यों कहलाता है, ये देखिए बाह्य दल पुंज और तथा दल पुंज ये दोनों क्या है, ये दोनों की है। इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से, ये जो है बाह्य दल पुंज, उसके बाद क्या है दल, बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज ये क्या है, सहायक चक्रण है ना। ये दोनों क्या है, सहायक चक्रण है। इस जगह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद देखिए पुमंग, यहाँ पर देख सकते हैं पुमंग और जयांग। यहाँ पर देखिए पुमंग और जयांग क्या है, पुमंग और जयांग क्या है, आवश्यक चक्रण है। ये दोनों तो सहायता करता है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये दोनों सहायता करता है बेचारा। उसके बाद पुमंग एवं जयांग ये आवश्यक चक्रण है, ये पुष्प में नहीं होगा तो पुष्प नहीं है ना। तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए पुमंग, पुमंग एवं जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन से क्या होते हैं, ये लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। पुमंग एवं जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवश्यक चक्रण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवश्यक चक्रण कहते हैं। इस जगह आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवश्यक चक्रण कहते हैं। और पुमंग एवं जयांग को आवश्यक चक्रण कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी समझ गए, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन में ये दोनों क्या होता है, सहायक होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आवश्यक चक्रण। ये पुष्प में होना अति आवश्यक है ना। उसके बाद देखिए बाह्य दल पुंज आखिर होता क्या है, थोड़ा आगे चलते हैं ना। बाह्य दल पुंज के बारे में अब चर्चा करते हैं ना। बाह्य दल पुंज आखिर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए बाह्य दल पुंज वो पुष्प का क्या होता है, प्रथम भाग होता है। ये जो बाह्य दल पुंज होता है ये पुष्प का क्या होता है, प्रथम भाग होता है ना। तो यहाँ पर देखिए भाषा के माध्यम से समझेंगे थोड़ा। देखिए यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, यह पुष्प का क्या होता है, प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांश हरा रंग का होता है। ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है और अधिकांश हरा रंग का होता है। और बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए दल पुंज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
दलपुंज कहते हैं किसको, वो थोड़ा समझ लेते हैं। दलपुंज देखिए यह एक पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये पुष्प का क्या होता है, दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है ना। क्या होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है ना, दलपुंज का अब मुख्य कार्य जो इसका कार्य है, ये कौन कौन फाइनेंसिंग ग्रुप क्या है, ये जो कार्य करता है, कौन कौन कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए दलपुंज का मुख्य कार्य होता है परागकण में कीटों को, यहाँ पर देखिए भाषा के थोड़ा आप लोग को समझा देते हैं, उसके बाद भाषा से समझेंगे। तो देख लीजिए परागकण ई कीट जो रहता है ना, ओकरा सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दलपुंज होता है ना, ये बूझिए एक तरह से क्या, अपनी ओर इसको किसी को भी खींच लेता है। ये चम्मुक के समान कार्य करता है, यानी ये जो दलपुंज है ये मुख्य कार्य कर इसका है परागकणों में कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और ज़्यादातर ये दलपुंज होते हैं क्या, रंग बिरंगे होते हैं, ताकि यानी जो कीट पतंगे होते हैं ये इसके तरफ आकर्षित होकर आते हैं। जैसे चम्मुक के तरफ क्या होते हैं, लोहा आते हैं ना, उसी तरह जैसे इस जगह समझ लीजिए, एक तरह ठेठ भाषा में कह सकते हैं, वो तो नहीं बोल सकते हैं, चलिए ये सिलेबस की बात है। देखिए दलपुंज का मुख्य कार्य होता है, इस जगह देख सकते हैं दलपुंज का मुख्य कार्य परागकण में कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है। अर्थात और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर दलपुंज क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ज़्यादातर दलपुंज क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अब पुमंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी बेचारा बहुत ही अच्छा है, पुमंग बेचारा ना, पुमंग जयांग ना, ये सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए पुमंग में होता क्या है, यह पुमंग ये पुष्प का क्या है, तीसरा भाग है ना, पुष्प का तीसरा भाग है। भाषा के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, इस जगह थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये पुष्प का क्या है, तीसरा भाग है ना, पुमंग पुष्प का, यहाँ पर देख सकते हैं पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है, जो एक या एक से अधिक पुंकेसरी से मिलकर बना होता है। पुंकेसरी से मिलकर बना होता है, आप लोग समझ गए होंगे पुंकेसरी केकरा कहते हैं। ये पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पुमंग क्या है, ये पुमंग ये पुष्प का क्या है, नर भाग होता है। ये जो पुमंग होता है ये पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है। इस जगह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पुमंग क्या है, पुष्प का नर भाग है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यह दो भागों में होता है। ये जो पुमंग है ये कितने भागों में होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, पुमंग दो भागों में होता है। सबसे पहला भाग है परागकोश, सबसे पहला भाग क्या है, परागकोश ना, एक नंबर क्या है, परागकोश। उसके बाद 2 नंबर फिलामेंट ना, फिलामेंट है, एकरे क्या कहते हैं, डंठल तंतु एकरे कहते हैं, फिलामेंटों के डंठल तंतु कहते हैं। उसके बाद देखिए अब जयांग के बारे में चर्चा करते हैं ना। जयांग आखिर होता क्या है ना, आप देखिए पढ़ लिए हैं उतना, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुंकेश्वर, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, जयांग ना, अब जयांग ही पढ़ेंगे। तो देखिए जयांग आखिर होता क्या है, जयांग के बारे में पढ़ते हैं और जयांग आखिर होता क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए जयांग पुष्प का चौथा भाग होता है और आखिरी चक्रण भी कहलाता है ये, और पुष्प में इसको स्त्री केसर कहते हैं। जयांग यहाँ पर भाषा के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। यह पुष्प का चौथा एवं आखिरी चक्रण है। यह पुष्प का स्त्री केसर भाग होता है। ये जो जयांग होता है ये पुष्प का क्या होता है, स्त्री केसर भाग होता है ना। जयांग पुष्प का स्त्री केसर भाग होता है। जयांग का मुख्य 3 भाग होता है। जयांग का कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, और जयांग को स्त्री केसर कहते हैं ना। जयांग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, और ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। और स्त्री केसर में देखिए, स्त्री केसर में सबसे फर्स्ट आ जाता है, यहाँ पर देखिए जयांग का मुख्य क्या है, 3 भाग है। उसके बाद देखिए स्त्री केसर में कौन कौन आता है, बढ़ती काग रहता है, ये सबसे बचेरा ऊपर में रहता है। उसके बाद अंडाशय ये नीचे में रहता है, और बीच में ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, जोड़ने वाला बढ़ती काग्र है। ये दोनों की करता है, जोड़ने का कार्य करता है कौन, बढ़ती काग्र करता है ना। उसके बाद देखिए ये तो हो गया दलपुंज, ये देखिए ये तो दलपुंज हो गया ना। उसके बाद ये जो नीचे वाला है यहाँ पर जो बना रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे
बाह्यदल पुंज कहेंगे ना, इस जगह आप लोग देख सकते हैं, इसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए बीज कहाँ रहता है, बीज देखिए इस जगह होगा, बीज इसके इस जगह होगा। यहाँ पर थोड़ा अथी कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर ये क्या होगा, बीज होगा ना, इस जगह देखिए भाषा के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा। और यहाँ पर देखिए ये बीज के समान होता है। उसके बाद देखिए ये जो डंठल तंतु होता है, परागकोश पढ़े हैं, ये पुमंग यानी पुमंग वाला अथी में पढ़े थे ना, इस जगह आप लोग को एक बार और थोड़ा बताते हैं। यहाँ पर देखिए किस में पढ़े थे, यहाँ पर देखिए पुमंग में पढ़े थे। पुमंग का यानी इसका दो भाग होता है ना, पुमंग में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, यहाँ पर देख सकते हैं पुंकेसर और परागकोश। ये पुंकेसर का दो भाग होता है, एक परागकोश होता है और दूसरा क्या होता है, डंठल तंतु। एकरे क्या कहते थे, एकरे फिलामेंट कहते थे ना, एकरे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते थे ना। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ना। सबसे पहले पढ़ लिए थे पुष्प के बारे में, उसके बाद देखिए वहाँ पर आप लोग को बताए थे कि पुष्पी पौधे में अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पुष्पी पौधे के लैंगिक जनन। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उस थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस जगह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता क्या है, तो आवृत बीजी पौधे में पुष्प लैंगिक जनन अंग होता है, इस जगह थोड़ा मार्क करते जाएंगे। आवृत बीजी पौधा में पुष्प लैंगिक जनन होता है ना, पुष्प क्या होता है, लैंगिक जनन होता है आवृत बीजी पौधे में, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पुष्प में क्या है, पुष्प में नर जनन अंगों के रूप में स्त्री यानी पुष्प के नर जनन अंगों के रूप में क्या होता है, पुंकेश्वर ना, ये नर जनन अंग के रूप में क्या होता है, पुंकेश्वर होता है। उसके बाद देखिए मादा जनन अंग के रूप में क्या होता है, स्त्री केसर होता है। मादा जनन अंग के रूप में क्या होता है, स्त्री केसर होता है ना, इसके निर्माण में स्त्री केसर होता है। यहाँ पर थोड़ा एक बार और रिपीट कर देते हैं, पुष्प में नर जनन अंग के रूप में क्या होता है, पुंकेश्वर होता है। उसके बाद देखिए मादा जनन अंग के रूप में स्त्री केसर होता है और पुंकेश्वर का दो भाग होता है, पुंकेश्वर का दो भाग होता है ना। उसके बाद देखिए स्त्री केसर का तीन भाग होता है, पुंकेश्वर का दो भाग होता है, स्त्री केसर का तीन भाग होता है। पुंकेश्वर का दो भाग कौन कौन होता है, एगो होता है परागकोश, उसके बाद होता है एगो फिलामेंट, ओकरे कहते हैं डंठल तंतु। उसके बाद स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, उसके बाद क्या होता है, अंडाशय ना, ये तीनों होता है। यहाँ पर समझ गए आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे से। उसके बाद देखिए अब चलते हैं पुंकेसर एवं जयांग के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए पुंकेश्वर व जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, पुंकेश्वर एवं जयांग के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, परागकण एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है, परागकण एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है किसके अंदर, पुंकेश्वर एवं जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप क्रमशः क्या होता है, परागकण एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए परागकण से क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए परागकण से नर युग्मक, परागकण से क्या, नर युग्मक, तथा महाबीजाणु से क्या होता है, महाबीजाणु से क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। परागकण से क्या होता है, महाबीजाणु का निर्माण होता है ना, परागकण से नर युग्मक तथा महाबीजाणु से क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मक और महाबीजाणु से मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब चलते हैं 5 नंबर पॉइंट की तरफ, और 5 नंबर पॉइंट कहता क्या है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए नर युग्मक से नर युग्म बनता है, नर युग्मक बनता है। उसके बाद जबकि मादा युग्मक से क्या बनता है, अंड कोशिका बनता है, मादा युग्मक से अंड कोशिका बनता है, एकरे कहते हैं एग सेल का निर्माण ना, एग सेल का निर्माण इंग्लिश में। उसके बाद देखिए नर युग्मक एवं, यहाँ पर देख सकते हैं नर युग्मक एवं
अंड कोशिका से युग्मन से क्या होता है, युग्मनज होता है, जकरा कहते हैं जाइगोट। एवं निषेचन के पश्चात युग्मनज क्या होता है, निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। बीज आखिर कहते केकरा है, जब देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक, जब नर युग्मक एवं अंड कोशिका से युग्मन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं युग्मन होता है, इस जगह देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से, क्या होता है, युग्मन होता है। युग्मन से क्या होता है, युग्मनज बनता है, जकरा कहते हैं जाइगोट। उसके बाद निषेचन के पश्चात, निषेचन तुरंत होने के पश्चात युक्त क्या होता है, बीजांड को बीज कहते हैं। जो निषेचन के जो बाद होता है ओकरे बीजांड को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले नर युग्मक, उसके बाद मादा युग्मक, मादा युग्मक से क्या, युग्मनज, उसके बाद युग्मनज से निषेचन, और निषेचन के बाद क्या होगा, बीज तैयार होगा। क्या तैयार होगा, बीज तैयार होगा ना, मादा युग्मक सीधा बीज तैयार होगा। उसके बाद देखिए अब चलते हैं 7 नंबर टॉपिक के तरफ, और 7 नंबर में क्या होता है ये समझेंगे थोड़ा डिटेल्स से। यह सभी घटना कर्मिक रूप से तीन अवस्था में पूर्ण होता है। सबसे पहले पूर्ण निषेचन घटना, उसके बाद निषेचन घटना, और निषेचन की बाद की घटना ना, पूर्ण निषेचन, निषेचन की घटना और निषेचन के बाद की घटना ना। उसके बाद देखिए सबसे पहले पुमंग क्या होता है, पुमंग ना, पुमंग के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। पुमंग आखिर होता क्या है ना, देखिए यह पुष्प का क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग की इकाई पुंकेश्वर या लघु बीजाणु होता है। पुमंग की इकाई पुंकेश्वर या लघु बीजाणु होता है ना। उसके बाद देखिए आवृतबीजी पौधा, आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश दो पालियों वाला होता है, यानी 2 पालियों वाला होता है। यानी जो आवृतबीजी पुष्प का परागकोश है ये क्या होता है, 2 पालियों वाला होता है ना। थोड़ा आगे कर लेते हैं, 2 पालियों वाला होता है, इस जगह देख सकते हैं। अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपाली संरचना होती है। इसका क्या होता है, 2 पाली संरचना होता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक परागकोश, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ, 2 क्या होते हैं, प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। 2 प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं जिसे क्या कहते हैं, पराग पुंज कहते हैं, पराग पुंज कहते हैं, या लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी केकरा कहते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जिसमें परागकोश पराग नली से, जिसमें परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं जिसे पराग पुंज कहते हैं या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। पराग पुंज या लघु बीजाणु, यानी एक सीधी सी बात समझ, परागकोश जो पाली में होगा वही क्या होगा, 2 कोष्ठक, 2 प्रकोष्ठ उपस्थित होगा, ओकरे कहते हैं सीधा लघु बीजाणु धानी कहते हैं। बस इतना तक सिंपल सी बात आप लोग याद रखिए। उसके बाद देखिए चलते हैं आगे, और आगे क्या होता है, लघु बीजाणु धानी के बारे में चर्चा करते हैं। लघु बीजाणु धानी जगह देख सकते हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, परागकणों या लघु बीजाणु ना, परागकण या लघु बीजाणु, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, परागकण या लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद देखिए पराग कोश की संरचना के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, पराग कोश की संरचना के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। पराग कोश में आखिर होता क्या है ना, यह एक पराग कोश द्विपाली होता है। क्या होता है, द्विपाली होता है। पराग कोश क्या होता है, द्विपाली होता है। प्रत्येक में 2 प्रकोष्ठ होता है, प्रत्येक में क्या होता है, कोष्ठक होता है। प्रत्येक में क्या होता है, 2 कोष्ठक होता है। ये जैसे एगो परागकोश हुआ, द्विपाली होता है, इसमें प्रत्येक में क्या होता है, 2 कोष्ठक होता है। उसके बाद देखिए पूर्ण परागकोश एक चतुष्फलकीय संरचना का होता है, चतुष्फलकीय संरचना का होता है। इसके चारों कोनों पर लघु बीजाणु धानी उपस्थित होता है। चारों कोनों पर क्या होता है, लघु बीजाणु धानी उपस्थित होता है। थोड़ा फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए लघु बीजाणु धानी चारों कोना पर क्या है, उपस्थित है, एकरे कहते हैं लघु बीजाणु धानी चारों कोना पर क्या उपस्थित है। लघु बीजाणु धानी में पराग का निर्माण होता है। क्या होता है,
लघु बीजाणु में परागकण क्या होता है, इसमें जो ये गोला वाला है इसमें क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। और इसमें कौन कौन जैसे में आ जाता है, गेहूँ आ जाता है ना, गेहूँ आ जाता है, चना आ जाता है इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत आता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर परागकोश का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है। परागकोश का निर्माण क्या होता, कहाँ होता है, लघु बीजाणुधानी में, यानी कह सकते हैं इस जगह होता है ना, लघु बीजाणुधानी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर, लेकिन यह अपरिपक्व होता है, यानी पूरा ये परिपक्व नहीं होता है, तभी ये इसका निर्माण होता है ना, लघु बीजाणुधानी में होता है, लेकिन यह अपरिपक्व नहीं होता है। परागकोश का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणुधानी में होता है। परागकोश का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणुधानी में होता है। ये आप लोग सीधा हॉटेस्ट रहिएगा, ताकि कोई भी पूछे तो सीधा फट दबर यानी मुंह पर यानी हॉटेस्ट रहिएगा, कंठस्थ नहीं, हॉटेस्ट होना है। उसके बाद देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब पढ़ते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छा से, सीधे दिमाग में ही फिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब पढ़ते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना ना। लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर होता क्या है लघु बीजाणुधानी की संरचना ना। तो देखिए लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित चार परतों से बनी होती है। लघु बीजाणुधानी कितने परत से बनी होती है, 4 परतों से बनी होती है ना। लघु बीजाणुधानी कितने परत से बनी होती है, 4 परतों से बनी होती है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बाह्य त्वचा ना। सबसे पहला क्या है, बाह्य त्वचा। इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा समझते ही जाते हैं ताकि आप लोग को सहूलियत हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यह सबसे बाह्य सुरक्षा कवच होता है। सुरक्षा कवच यानी सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा ये प्रदान करता है कौन, बाह्य त्वचा ना, सुरक्षा कवच होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा कवच। उसके बाद देखिए अंतःस्थलीय त्वचा होता है 2 नंबर में। तो यह क्या होता है, दूसरा परत होता है जो पराग कोश के अस्कुटन में सहायक होते हैं। पराग कोश के अस्कुटन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं कौन, ये जो अंतःस्थलीय त्वचा है 2 नंबर वाला त्वचा है, ये क्या है, पराग कोश में सहायक होते हैं। उसके बाद देखिए आंतरिक भित्ति, ये तो नहीं बता सकते हैं। उसके बाद देखिए टेपिटम आ जाता है, चौथा में क्या जाता है, टेपिटम ना। ये दोनों का कार्य एक ही हुआ, ये आंतरिक भित्ति वाला और अंतःस्थलीय वाला, ये दोनों का कार्य एक ही हुआ। उसके बाद देखिए टेपिटम आ जाता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए टेपिटम आता है, क्या आता है, टेपिटम। यह पिरामिड आकार का होता है। टेपिटम क्या होता है, पिरामिड आकार का होता है, और इसकी संरचना क्या होता है, पिरामिड आकार का होता है। और टेपिटम का थोड़ा फिगर आप लोग अच्छा से देखिएगा, इस जगह फिगर के माध्यम से थोड़ा समझाते हैं। टेपिटम क्या होता है, पिरामिड आकार का होता है, इस जगह आप लोग देख सकते हैं पिरामिड का आकार का है। उसके बाद देखिए थोड़ा टॉपिक बचा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। तो देख लीजिए यहाँ पर टेपिटम का कार्य है, क्या है, टेपिटम का कार्य। टेपिटम पिरामिड का आकार का होता है तो जान गए आप लोग। उसके बाद देखिए टेपिटम का कार्य क्या होता है, यह जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होता है ना, जो विकसित हो रहा है लघु बीजाणु, ओकरा क्या करता है, ये पोषण देने का कार्य करता है। कौन करता है पोषण देने का कार्य, टेपिटम करता है ना। लघु बीजाणु के जो विकसित हो रहे हैं भी, उसको क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है कौन, टेपिटम ना। उसके बाद देखिए यह कलाई कोश, या क्या है, कलाई कोश नामक एंजाइम का स्रावन करती है, जो लघु बीजाणु को स्फुटन में सहायक होती है। ये क्या कहलाता है, कलाइलेस, यानी क्या कहता है, कलाइलेस नामक एंजाइम का क्या करता है, स्रावन करता है, जिससे क्या होता है, लघु बीजाणु स्फुटन में सहायक होता है, जिससे क्या होता है, लघु बीजाणु स्फुटन में सहायक होता है। उसके बाद देखिए टेपिटम से क्या होता है, टेपिटम से एक टेपिटम का स्रावन होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो टेपिटम से एक प्रोटीन का स्रावन होता है, जिसका नाम है क्या, एस्पेरोलोनिन। एस्पेरोलोलिन क्या है, एस्पोरोलोलिन, इस जगह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, एस्पोरोलोलिन ना, क्या है, एस्पोरोलोलिन। उसके बाद जो परागकोश को वर्षों लघु क्या करता है, वर्षों क्या करता है, लघु बीजाणु की तरह
सर्दी गर्मी ये सब में क्या करता है, धूलकण से बचाते रहता है। कौन, ये जो स्फोरोलोनिन है ये परागकोश को वर्षा धूलकण सर्दी गर्मी आदि से क्या करता है, बचाते रहता है। कौन, स्पोरोलिन, जो टेपिटम से एक प्रोटीन स्रावित होता है जिसका नाम है क्या, स्पोरोलिन, जो परागकोश को क्या करता है, वर्षा से धूप से यानी धूलकण से सर्दी से गर्मी से आदि से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। उसके बाद चलिए अब इसका थोड़ा फिगर समझ लेते हैं ना। फिगर में होता क्या है ना, टेपिटम इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, आंतरिक ना, अंत हो गया और बाह्य हो गया, सबसे ऊपर वाला बाह्य, उसके बाद ये अंत, उसके बाद आंतरिक 3 नंबर में, उसके बाद ये अंदर में क्या है, टेपिटम है जो कि क्या है, पिरामिड आकार का है। इस जगह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद देखिए लघु बीजाणु के जनन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं ना। तो देखिए लघु बीजाणु जनन होता क्या है, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन में क्या क्या होता है। देखिए लघु बीजाणु को परिपक्व होने पर क्या होता है, लघु बीजाणु को परिपक्व होने पर लघु बीजाणु जनन उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, संख्या में वृद्धि होता है। क्या होता है, संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। थोड़ा फिर से पढ़ते हैं भाषा के माध्यम से ना। आखिर देख सकते हैं यहाँ पर लघु बीजाणु को क्या कहता है, परिपक्व होने पर क्या होता है, परिपक्व होने पर यहाँ पर लघु बीजाणु जनन उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, संख्या में वृद्धि करता है। समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करता है, संख्या में वृद्धि करता है। कौन, ये जो पूरा परिपक्व होने पर क्या करता है, समसूत्री विभाजन में संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। उसके बाद देखिए लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, ये जो मातृकोशिका होता है ये अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु में विभक्त हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन करके कितने लघु बीजाणु में विभक्त हो जाते हैं, 4 लघु बीजाणु में विभक्त हो जाते हैं ना। ये जो लघु बीजाणु क्या है, लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन के करके 4 लघु बीजाणु में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अब अगला टॉपिक क्या है, इसी का 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 3 नंबर पॉइंट में है चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। उसके बाद देखिए यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग क्या कहता है, अलग अलग होकर 4 नए परागकोश में निर्माण होते हैं। 4 नए परागकोश में क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा इसका, अब ये तो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए अब जयांग के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जयांग आखिर होता क्या है ना, जयांग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर बीजांड आएगा और फिर ये बीजांड के बाद अध्यावरण, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। देख लीजिए जयांग में क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं आप लोग। तो देख लीजिए जयांग होता है, जयांग पुष्प का मादा भाग है ना, ये तो आप लोग जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। पुष्प क्या होता है, जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। और मादा भाग में कौन कौन आता है ना, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। जयांग पुष्प का मादा भाग है और मादा भाग में जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। एकर जे इकाई होता है ओकरा क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसका इकाई क्या होता है, स्त्री केसर होता है, या क्या होता है, अंडज होता है। स्त्री केसर या अंडज होता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक स्त्री केसर में मुख्यतः 3 संरचना होती है। प्रत्येक स्त्री केसर में मुख्यतः कितनी संरचना होती है, 3 संरचना होती है। सबसे पहला कौन है, वर्तिका, और उसके बाद अंडाशय 3 नंबर पर है ना। सबसे पहला आता है वर्तिकाग्र, उसके बाद क्या आता है, वर्तिका और अंडाशय, यानी वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला कौन है, वर्तिका है ना। ये तो आप लोग यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए स्त्री केसर का शीर्ष क्या होता है, शीर्ष
यहाँ पर देखिए स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र, जबकि आधारी हिस्सा अंडाशय कहलाती है। वर्तिकाग्र एवं अंडाशय, वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या है, बीजांड है। बीजांड के बारे में चर्चा करेंगे और बीजांड क्या है उसको बहुत ही अच्छा से अध्ययन करिएगा आप लोग। बीजांड आखिर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। तो बीजांड में देखिए सबसे पहले बीजांड होता है आखिर क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बीजांड देखिए, ये बीजांड की संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रत्येक बीजांड एक पतली क्या होती है, बीजांड नलिका होती है ना, बीजांड वृत्त कहते हैं। सबसे पहले थोड़ा और पढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा अथी कर देते हैं। प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, जिसे कहते हैं बीजांड वृत्त। उसके बाद देखिए बीजांड एक दो आवरण द्वारा घिरा होता है। बीजांड क्या, एक दो आवरण द्वारा घिरा होता है ना। बीजांड एक दो आवरण द्वारा घिरा होता है। ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, बीजांड एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसमें बाहरी आवरण को बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण को अंतः आवरण कहते हैं। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण को अंतः आवरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड, अध्यावरण बीजांड का अपूर्ण भाग होता है। अध्यावरण बीजांड का क्या होता है, अपूर्ण भाग होता है। अध्यावरण बीजांड का अपूर्ण भाग होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं ना। अध्यावरण जिसका बीजांड द्वार कहते हैं। उसके बाद देखिए बीजांड द्वार का एक भाग होता है, वो भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। बीजांड का एक भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। बीजांड में क्या होता है, बीज में क्या होता है, एक जो अध्यावरण भाग होता है निकलता है, ओकरा क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। ओकरा क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। और निभाग जो हमेशा बीजांड के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे, आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा। देख लीजिए फिर से ये थोड़ा पढ़ते हैं, ये बहुत ही गजब अच्छा टॉपिक है। थोड़ा ऊपर करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या कहता है, फिर से पढ़िए। कहता है बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है, अध्यावरण निकलता है ओकरा क्या कहेंगे, निभाग कहेंगे ना। ओकरा क्या कहेंगे, निभाग कहेंगे। जो हमेशा क्या होता है, बीजांड के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। बीजांड के हमेशा निभाग क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। इस जगह थोड़ा ऊपर करके पढ़ते हैं और देख लीजिए बीजांड के अंदर ना, इस जगह देख सकते हैं आप लोग, बीजांड के अंदर मृदुत क्या कहता है, मृदुतक कोशिकाएं का एक समूह होता है। कोशिका का एक समूह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अब, ये तो भ्रूण कोश हो गया। ये तीन कोशिका निभाग की तरह होती है। तीन कोशिका किसके तरह होती है, निभाग के तरह होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिमुख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिमुख कहते हैं। और भ्रूण कोश के मध्य दो कोशिका पाई जाती है, जिसे हम द्वितीयक केंद्र कहते हैं। भ्रूण कोश के तरफ किसकी दो कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्र कहते हैं। द्वितीयक केंद्र कहते हैं। उसके बाद देखिए तीन कोशिका पराया बीजांड द्वार की तरह होती है। तीन कोशिका पराया बीजांड द्वार के तरह, यानी जिनमें मध्य कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका तथा अलग बगल यानी अलग बगल क्या कहते हैं, अगल बगल की कोशिका को क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। देखिए थोड़ा फिगर के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो गया, ये जो अध्यावरण हो गया ये पार्ट वाला। और यहाँ पर देखिए भ्रूण कोश, यहाँ पर ये क्या है, भ्रूण कोश है। इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देखते होंगे।
यहाँ पर ये क्या है, भ्रूणकोश है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद देखिए निभाग, ये देखिए बीजांड के क्या है, अध्यावरण। ये जो बीजांड है इसके विपरीत दिशा में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, निभाग है इस तरह। उसके बाद देखिए बीजांड काय है, बीजांड काय ये अंदर का वाला क्या है, बीजांड काय ये हुआ ना, ये बीज के अंदर जो है ये बीजांड काय हुआ, ये बीजांड द्वार हुआ ना, इस जगह देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बीजांड वृत्त हुआ, ये बीजांड काय हुआ, ये जो अथी वाला भाग है इसको देखिए। यहाँ पर भ्रूणकोश हुआ कौन, ये जो हुआ ये भ्रूणकोश हो गया, और ये जो छोटा छोटा अथी है, छोटा छोटा पार्ट है, ये क्या हो गया, ध्रुवीय केंद्रक हो गया। उसके बाद देखिए ये जो एनाना हाथ नुमा है ना, एनाना हाथ नुमा है, इसको क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अब देखिए बीजांड का परिवर्तन ना, बीजांड का परिवर्धन एवं गुरु बीजांड परिवर्धन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन की क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु केकरा कहते हैं, बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। उसके बाद देखिए बीजांड काय क्या होता है, बीजांड काय में उपस्थित मृदु कोशिका में से एक की आकार बड़ी होती है, एक की क्या होती है, एक की आकार बड़ी होती है। इस कोशिका द्रव, इसका कोशिका द्रव क्या होता है, गाढ़ा होता है तथा केंद्रक बड़ा होता है ना। उसके बाद देखिए क्या है, परपूसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। परपूसी कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है, जिसके अंदर की तरफ क्या होता है, बीजांड जनन कोशिका का निर्माण होता है, बीजांड जनन कोशिका का उसके बाद देखिए अब पढ़ते हैं गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। गुरु बीजाणु कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इस जगह आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए परागन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया, परागन के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं।